हेलो दोस्तों, अश्वमेध नर्सिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। हम देखते हैं नर्सिंग में डिफरेंट डिफरेंट थेरीज आपको लर्न करनी होती है। हम जब एमएससी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसी टाइम आपको अलग अलग थेरी की पढ़ाई करनी पड़ती है और थेरी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थेरी के बारे में रहते हैं। तो आज उसी नर्सिंग थेरीज के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो इसमें आज हम सिस्टर कैलिस्टा राइज अडेप्टेशन मॉडल या राइज अडेप्टेशन मॉडल नाम से पॉपुलर मॉडल है, उसके नाम पे हम आज देखने वाले हैं। सो हम देखते हैं ये जो राइज अडेप्टेशन मॉडल है, इसके बारे जो दिया गया है कैलिस्टा रॉय ने, ये अडेप्टेशन के बारे में दिया है। अडेप्टेशन प्रोसेस के बारे में उन्होंने बताया है। तो हम देखते हैं कि हम अगर गांव से किसी सिटी में शहर में रहने के लिए आते हैं तो उसी टाइम हमको नए नए चीज़ों को फेस करना पड़ता है। यानी कि अगर हम रहते हैं तो हॉस्टल नया रहता है, सब फ्रेंड सर्कल नया होता है, कॉलेज नया होता है। हम घर से बहुत दूर आए होते हैं तो हमको उधर पढ़ाई करने में ठीक से हमारा मन नहीं करता है। तो ऐसे टाइम में हम किसी सिचुएशन को अडाप्ट कर लेते हैं, इसको कोपिंग मैकेनिज्म से हम क्या करते हैं, उसको अडाप्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है अडाप्टेशन की, अगर ये भी हम आज देखने वाले। अगर हम हॉस्पिटल का देखें तो हॉस्पिटल में पेशेंट रहता है। पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहता है, या कभी कोई पेशेंट इसके बारे में पहले आया हुआ रहता है, लेकिन ये जो उसका जो इलनेस वगैरह डिसीज़ होता है वो नया रहता है। तो ऐसे टाइम में पेशेंट कैसा सिचुएशन के अडाप्ट कर लेता है, तो उसका बारे में भी यहाँ पर देखा गया है। उसके बारे में भी हम यहाँ पर कोरिलेट करके देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्रीडेंशियल ऑफ थेरिस्ट। सो कैलिस्टा रॉय के बारे में हम देखने वाले हैं। सो कैलिस्टा रॉय इज हाईली रिस्पेक्टेड नर्स, थेरिस्ट, राइटर, लेक्चरर एंड रिसर्चर. She born on 14th October 1939 in Los Angeles, California. सो एक कैलिस्टा रॉय है। उनका एजुकेशन और ट्रेनिंग यहाँ पर माउंट सेंट मैरीज कॉलेज लॉस एंजल्स, उनका बीए इन 1963 नर्सिंग में हुआ था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स एमएस इन 1966 नर्सिंग पीडियाट्रिक्स एंड मैटरनिटी में उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स एमए इन 1973 सोशोलॉजी एंड सेल्फ रोल सिस्टम के बारे में उन्होंने पढ़ा था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स पीएचडी उन्होंने 1977 में सोशोलॉजी में की थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को पोस्ट डॉक फेलो इन फ्रॉम 1983 टू 1985 न्यूरो साइंस नर्सिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इथिक्स में इसके बारे में उन्होंने पढ़ा था। सो ऑनर्स एंड अवार्ड्स उनको क्या क्या मिले थे, उसमें से किसी फ्यू अवार्ड्स को हमने यहाँ पर चुना है। तो 1981 में सिग्मा थीटा टाउ इंटरनेशनल फाउंडर्स अवार्ड उनको मिला था। उसके बाद 1983 में ऑनरी डॉक्टरेट अल्वेर्नो कॉलेज मेलो ये अवार्ड उनको मिला था। उसके बाद 2000 में अल्फा सिग्मोनो जेसुइट यूनिवर्सिटीज बुक अवार्ड फॉर राइज एडेप्टेशन मॉडल बेस्ड ऑन रिसर्च 25 ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द नर्सिंग साइंस। उन्होंने 25 नर्सिंग में अपना योगदान दिया है। सो ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है बेसिक राइज एडेप्टेशन मॉडल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इनपुट जो रहता है स्टिमुला रहता है। कोई भी स्टिमुला अगर मिलता है तो उसको कंट्रोल प्रोसेस में उसको एडेप्टेशन करने के लिए उसको प्रमोट करता है। सो कोपिंग मैकेनिज्म एंड रेगुलेटर कॉग्निटर दे यहाँ पर कंट्रोल प्रोसेस में मौजूद रहते हैं। इसके बाद इफेक्टर्स जो रहते हैं वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सेल्फ कंसेप्ट, रोल फंक्शन, इंटरडिपेंडेंसी, जो मोड्स रहते हैं जो की फैक्टर्स में प्रेजेंट रहते हैं, ये मोड्स आप बाद में देखने वाले हैं। और जो आउटपुट रहता है वो एडाप्टेशन रहता है और बिहेवियरल चेंजेस रहता है। तो ये रहा, ये जस्ट फ्रेमवर्क है, उसके बारे में डीप हम आगे देखने वाले हैं। सो मेजर कंसेप्ट्स ऑफ राइज एडाप्टेशन मॉडल। सो इसके बारे में एडाप्टेशन इज अ प्रोसेस एंड आउटकम वेयर थिंकिंग एंड फीलिंग इंडिविजुअल और ग्रुप यूज कॉन्शियस अवेयरनेस एंड चॉइस टू क्रिएट ह्यूमन इन्वायरमेंटल इंटीग्रेशन। सो एडाप्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ coping someone or coping any problems. So adaptation problems mean the occurrence of a state due to inadequate responses to meet deficits. So adaptation problems are the problems which arrive due to any or a particular individual which can't adapt. They call it as adaptation problems. And stimuli, a person adaptation is influenced by stimuli from the environment. सो स्टिमुलाई एक ऐसा होता है जो कि क्या करता है, अडेप्टेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो स्टिमुलाई भी दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और उसके अगर डीप जाके देखा तो फोकल स्टिमुलाई, कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई एंड रेसिडुअल स्टिमुलाई।
So focal stimuli, the internal or external stimuli which immediately confront the individual's awareness and consciousness. Confront में changes. So internal and external stimuli जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट का जो इंडिविजुअल का जो अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस रहता है उसको चेंज करते हैं फोकल स्टिमुलाई. और फोकल स्टिमुलाई जो रहते हैं वो नया नया फ्रेश रहता है. लाइक अगर आपने देखा कि कोई पेशेंट है, पेशेंट का एम्पुटेशन सर्जरी हुआ है, तो एम्पुटेशन सर्जरी क्या हुआ, उसका फोकल स्टिमुलाई हुआ, और एम्पुटेशन सर्जरी की वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, फोकल स्टिमुलाई क्या है, उसका एम्पुटेशन सर्जरी हुआ. तो ये रहा फोकल स्टिमुलाई जो कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं जो कि पेशेंट का एडजस्टमेंट और कोपिंग प्रॉब्लम को अफेक्ट करते हैं, कोपिंग को अफेक्ट करते हैं. देन नेक्स्ट आता है कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई. सो कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई आर ऑल अदर स्टिमुलाई दैट कंट्रीब्यूट टू द effect of the focal stimuli. Stimuli influences how people deals with the focal stimuli. जो contextual stimuli रहता है वो क्या रहता है उसमें, वो जो प्रीवियस लाइक पेशेंट उसको एम्पुटेशन हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि उसको डायबिटीज़ था, बहुत दिनों से डायबिटीज़ था पेशेंट को. सो डायबिटीज़ की वजह से उसका एम्पुटेशन करना पड़ा. सो डायबिटीज़ क्या है, एक कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई है. देन रेसिडुअल स्टिमुलाई. रेसिडुअल स्टिमुलाई क्या है, सो एक प्रीवियस रहता है जो कि अननोन रहता है. So residual stimuli are the environmental factors which outside of the human system. These factors through effect on behavior. जो पेशेंट का जो बिहेवियर से उसको अफेक्ट करते हैं. लाइक पेशेंट को पहले टीबी हुआ था या कोई दूसरा बड़ा आजार हुआ था जो कि 8-10 साल से उसको चलता है, उसके बाद उसने ठीक से दवाई खा ली, उसके ट्रीटमेंट कर ली, उसके बाद वो ठीक हो गया. तो ये रहता है रेसिडुअल स्टिमुला जो कि बहुत दिन से बहुत पुराना पड़ा हुआ रहता है. देन कोपिंग प्रोसेस. सो इट इज इंक्लूड बोथ इननेट एंड एक्वायर्ड कोपिंग मैकेनिज्म. इननेट एंड एक्वायर्ड मैकेनिज्म. सो इनबर्न, इननेट जो रहता है वो इनबर्न रहता है कोपिंग मैकेनिज्म. सो एक्वायर्ड जो रहती है, एक्वायर्ड आर लर्न और डेवलप्ड बाय द रिस्पॉन्सेस. सो इनबर्न रहता है कोपिंग प्रोसेस, वो इनबर्न रहता है. जो एक्वायर्ड रहता है, जब आदमी बड़ा होता है, इंडिविजुअल बड़ा होता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, लर्न कर लेता है. लाइक अगर किसी को कुत्ते का डर लगता है तो वो क्या करेगा बाद में, कुत्ता अगर घर में हम कुत्ता रखते हैं तो उसके बाद उसका धीरे धीरे क्या होगा, एंजाइटी कम हो जाएगा, उसका फियर कम हो जाएगा. तो ये जो डेवलपमेंट है, एडाप्टेशन, कुत्ते के साथ जिसका एडाप्टेशन किया उन्होंने, वो क्या होता है, एडाप्टेशन हुआ है, उसको हम एक्वायर्ड एडाप्टेशन बोलते हैं, एक्वायर्ड कोपिंग बोलते हैं. देन इंटरनल प्रोसेसेस और सब सिस्टम रेगुलेटर. सो दीज आर द केमिकल, न्यूरल और एंडोक्राइन फैक्टर्स विच कंट्रोल अवर adaptation process. The stimuli from the environment acts as input through the senses to the nervous system, affect the fluid, electrolyte, immune, acid base, endocrine system affect. Then major assumptions in that, in the model, adaptation model, assumptions are specified as scientific assumptions and physiological assumptions. Both पहले हम देखेंगे physiological assumptions. So persons have the mutual relationship with the word and God. Human meaning is rooted in omega point coverage of the universe. God is immediately revealed in the diversity of creation in the common destiny of the creation. So these are the just philosophies और assumptions उन्होंने बताए, philosophical assumptions. उसके बाद scientific assumptions. So consciousness is constructed of the individuals and environmental integrations. Awareness of the self and environment is rooted in thinking and feelings. So thinking and feeling mediate through the human actions. So relationship includes acceptance, protection, and fostering of the interdependence. Integrations of the human, fostering means nourishing. So integration of the human being and environment result in the adaptation. जो इसका जो सब प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, अडाप्टेशन बोलते हैं. देन मेटा पैराडिम ऑफ द रॉयस थ्योरी. सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेटा पैराडिम ऑफ रॉयस थ्योरी. इसमें 4 कैटेगरीज रहते हैं. पहला है पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग. सो पर्सन में हम यहाँ पर नर्सिंग रॉयस मॉडल में हम क्या कंसिडर करेंगे एज ए नर्सिंग में, पर्सन में हम देखेंगे पेशेंट और द रिसिपेंट्स ऑफ द केयर, जो कि रहता है केयर का रिसिपेंट रहता है, उसको हम पर्सन बोलते हैं. देन हेल्थ इज डिफाइंड बाय द पर्सन्स, हाउ पर्सन्स फील्स, लुक्स लाइक और परसीव्स, दिस कॉल्ड हेल्थ. सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम इन्वायरमेंट में देखेंगे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स. एंड देन नर्सिंग में nursing actions, the actions which performed by the nurses while caring patients. So this is meta paradigm of the nurses, meta paradigm of the Roy's adaptation model or theory. One by one हम इसमें देखने वाले हैं. So first one is person. So person is a biopsychosocial being in constant interaction with changing environment. He is the recipient of the nursing care. यहाँ पर person जो दिखाया गया है वो क्या है, पेशेंट है जो कि कंटिन्यूस नर्सिंग केयर रिसीव करता है. An adaptive system with coping process. They respond to the environmental stimuli they experience.
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओपननेस इन ह्यूमन अलाउज अ पर्सन टू अडॉप्ट इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पर पर्सन जो रहता है कॉन्स्टेंट चेंजिंग इन्वायरमेंट से क्या होता है, अडॉप्ट करने का प्रोसेस कर लेता है, अडॉप्टेशन कर लेता है। सो इट इंक्लूड्स पीपल एज इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप, फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एज अ होल। यहाँ पर सब के बारे में उन्होंने बताया है, ये नॉट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये जो थियरी है, ये जो अडाप्टेशन का जो मॉडल बताया है वो सब के बारे के लिए, फैमिलीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए। So an adaptive system with cognition and regular subsystem acting to maintain adaptation in the four adaptive modes. So there are four different modes, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। फिजियोलॉजिकल मोड, फिजिकल मोड, सेल्फ कंसेप्ट, ग्रुप आइडेंटिटी मोड, रोल फंक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस मोड। देन नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू रॉयस, इन्वायरमेंटल मीन्स द कंडीशंस एंड द सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन। A person exists in open relationship with the environment. Internal and external stimuli affect the person. So environment is a surroundings which affect the person's individual's health or coping or adapting behavior. The next आता है health. So rise defined as a state or process of being or becoming an integrated and whole person. So health is not freedom from the inevitability of death, disease, happiness, unhappiness and stress, but the ability to cope with them. अगर कोई भी इंसान और इंडिविजुअल किसी हेल्थ कंडीशन को और अच्छी तरह से अगर किसी को कोप करता है, एडजस्ट कर लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्थी बोलेंगे। इफ ह्यूमन बीइंग कैन अडॉप्ट हिस्टोरिकली होलिस्टिकली, दे विल बी एबल टू मेंटेन हेल्थ रिच कंप्लीटनेस। इफ पर्सन कैन नॉट अडॉप्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन इज अफेक्टेड नेगेटिवली। सो हेल्थ इज अ स्टेट वेयर ह्यूमन कैन अडॉप्ट टू स्टिमुलाई। देन नेक्स्ट आता है नर्सिंग। नर्सिंग, the goal of nursing is the promotion of adaptation for the human being by four adaptive modes, leading to the health, quality of life and dying with the dignity. So nurses assess the client's behavior, promotes positive adaptation by enhancing environment interaction and helps client to react with positive stimuli. So nurses eliminate ineffective coping mechanisms, lead to better outcome for the clients. So nurses as a nursing care, here nursing care which provided to the individual. सो रॉयस एडाप्टेशन मॉडल वी विल सी, इसमें बताया गया है स्टिमुलाई, एनी स्टिमुलाई होता है, कंसेप्चुअल स्टिमुलाई, फोकल स्टिमुलाई, रेसिडुअल स्टिमुलाई और एनी एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर कोपिंग प्रोसेस को और एडाप्टेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई रहता है, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई अगर फिजिकल फैक्टर्स अगर अफेक्ट होते हैं, इसमें हम ऑक्सीजनेशन देख लेंगे, एलिमिनेशन देख लेंगे, बावल ब्लैडर हैबिट्स देख लेंगे। अगर इसमें कोई तकलीफ आती है, इसमें कोई करेक्शन होता है तो क्या होता है, कोपिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर सेल्फ कंसेप्ट और ग्रुप आइडेंटिटी, यहाँ पर सेल्फ कंसेप्ट में हम देखेंगे बॉडी इमेज है, सेल्फ स्टीम है। यहाँ पर अगर सेल्फ बॉडी इमेज अगर डाउन है, सेल्फ स्टीम डाउन है तो क्या होता है, कोपिंग ठीक से नहीं कर पाता है। देन इंटरडिपेंडेंट रोल जो रहता है, इंटरडिपेंडेंट रोल में अगर इंटर रिलेशनशिप कैसे है, फ्रेंड के साथ कैसे है, फैमिली के साथ कैसा रहता है इंडिविजुअल, तो वो भी क्या होता है, कोपिंग प्रोसेस में, अडॉप्टेशन प्रोसेस में अफेक्ट कर लेता है। देन रोल फंक्शन, रोल फंक्शन में अगर कोई पहले वो कैसा था, सोसाइटी में, समाज में कैसा घूमता था, कैसे रिलेशन मेंटेन करता था, वो कुछ डिवोशनल एक्टिविटीज़ जो रहते, लाइक रिलीजनल एक्टिविटीज़ रहते, इसमें पार्टिसिपेट होता था नहीं होता था, उसका कुछ जो मेन रोल है, फैमिली प्राइमरी रोल है, प्राइमरी सेकंड रोल जो है वो भी कुछ डिस्टर्ब हुआ है नहीं हुआ, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं कोपिंग में। अब अगर ये ठीक से होता है तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल क्या करता है, उसका बिहेवियर शो करता है। अगर कोपिंग अच्छी हो गई, ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से हैंडल कर लिए तो क्या होता है, जो अडॉप्टेशन प्रोसेस है वो ठीक से चलती है। अगर अच्छी तरह से हैंडल नहीं हुआ, कोई किसी में कमी है तो क्या होता है, अडॉप्टेशन प्रोसेस यहाँ पर फॉलो नहीं होती और बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो इसमें एक 1 बाय 1 मोड हम देखने वाले। सो पहला है फिजिकल मोड है। यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द अंडरलिंग नीड्स इज फिजियोलॉजिक इंटीग्रिटी एज सीन इन डिग्री ऑफ होल्सनेस। सो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, लाइक ऑक्सीजनेशन, पैटर्न ऑफ ऑक्सीजन, हाउ पेशेंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम हाउ वर्क्स, then nutrition, like nutritional pattern, how he maintains nutritional life, it also affect on coping process. then elimination pattern, rest and sleep यहाँ पर मौजूद है। then protection, senses, fluid electrolyte imbalances and balances, how it maintains fluid electrolyte in the body. then neurological functions, इसमें की न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हम देखने वाले। then endocrinic functions। so अगर ये सब चीज़ें हार्मोनियसली चल रही, ठीक से चल रही, तो क्या होगा, एडाप्टेशन और कोपिंग प्रोसेस अच्छी तरह से हो पाएगी। देन नेक्स्ट आता है सेल्फ कंसेप्ट एंड ग्रुप आइडेंटिटी मोड। सो सेल्फ कंसेप्ट में
focuses on physiological and spiritual integrity of the sense of unity, meanings and purposeful in the universe. So self concept is central concept because it shows person's own beliefs, feelings towards oneself. It includes physical self and body images. So how patient perceive themselves. Then role function mode. Role function mode में roles that individual occupy in the society, fulfilling the need of the social integrity. It knows who one is the in relation to the others. So it focuses on the role of the persons in the society and group within the basic underlying needs in social integrity. It includes primary roles. It determines the majority of the individual's behavior and it defined by the individual's sex and age developmental stages. The role functions ये भी इसमें secondary role and tertiary role. Then next आता है independence mode. Independence mode में the close relationship of the peoples and their purpose, structure and development, individual in the group and adaptation potential of these groups. So it includes two specific relationships. इसमें दो प्रकार के interdependence mode होते हैं. इसमें रिलेशनशिप होते हैं. दैन इसमें सिग्निफिकेंस विद द अदर्स एंड रिलेशनशिप विद द सपोर्ट सिस्टम कैसा मेंटेन करता है वो सब इसमें बताया है. देन एप्लीकेशन ऑफ द रॉयस थ्योरी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर किया जाता है. सो इन नर्सिंग प्रैक्टिस वाइल केयरिंग द पेशेंट की हम केयर करते हैं उसी टाइम में नर्सिंग प्रैक्टिस करने के टाइम भी क्या होता है ये रॉयस एडेप्टेशन मॉडल फॉलो किया जाता है. सो नर्सेस हैज़ टू असेस फर्स्ट द बिहेवियर एंड सेकंड द स्टिमुला अफेक्टिंग दिस बिहेवियर्स. सो इसमें असेसमेंट में हम क्या करेंगे पेशेंट का बिहेवियर कैसा है वो देखेंगे. उसके बाद उसका स्टिमुला रीज़न क्या है रूट कॉज क्या है वो हम देखेंगे. थर्ड स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग मेक्स द स्टेटमेंट एंड नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द इंडिविजुअल अडॉप्टिव स्टेट. सो हम थर्ड स्टेप रहता है उसमें हम पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस क्रिएट करेंगे. लाइक उसका अगर पेन है तकलीफ है तो हम क्या करेंगे एक्यूट पेन और एक्वायर्ड पेन रिलेटेड टू और डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न और एनी कोई भी डायग्नोसिस है पेशेंट का हम क्या करेंगे फार्मुलेट कर लेंगे. देन फोर्थ स्टेप में आता है सेट गोल्स टू प्रमोट द एडाप्टेशन. सो हम कुछ गोल प्लान करेंगे उसके हिसाब से क्या करना है कि लाइक आज के दिन में पेशेंट का पेन कम होना चाहिए, कल पेशेंट का पेन कम हो जाए या होना चाहिए, 4 घंटे में पेशेंट का पेन कम होना चाहिए. सो ये हम क्या करेंगे एक स्पेसिफिक गोल एम वहाँ पर रख देंगे और उसके हिसाब से बाकी इंटरवेंशन हम करते रहेंगे. देन फिफ्थ स्टेज इंक्लूड्स इंटरवेंशंस एंड एम टू मैनेजिंग द स्टिमुला टू प्रमोट द एडाप्टेशन. जो फिफ्थ स्टेप होता है जो कि नर्सिंग इंटरवेंशन का स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे अगर कोई तकलीफ है कोई स्टिमुला प्रेजेंट है वहाँ पर उस स्टिमुला को कम करने का प्रयास करेंगे और उसके हिसाब से नर्सिंग इंटरवेंशन उसको प्रोवाइड करेंगे. अगर वो स्टिमुला कम हो गया नर्सिंग इंटरवेंशन उसको प्रोवाइड किए गए ठीक तरह से तो क्या होगा उसका अल्टीमेटली जो पेन वगैरह है पेशेंट का कोई भी तकलीफ है कोई भी डायग्नोसिस पेशेंट का है तो कम होता जाएगा उसका एडिक्वेट रिजल्ट मिल जाएगा. देन इन द लास्ट स्टेप में नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे इवोल्यूशन करेंगे. इवोल्यूशन में क्या करेंगे और जो भी हमने नर्सिंग प्रोवाइड उसको केयर उसको प्रोवाइड की है वो ठीक तरह से फॉलो हुई है या नहीं हुई है उसके हम पेशेंट के टेस्ट लेके या पेशेंट को जस्ट पूछ के भी हम क्या कर सकते हैं उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं. सो नेक्स्ट आता है एजुकेशन में भी उसका बहुत फायदा है. देन एप्लीकेशन ऑफ द राइज एडेप्टेशन मॉडल इन नर्सिंग प्रोसेस. सो नर्सिंग प्रोसेस में यानी कि नर्सिंग केयर प्लान में हम किसी तरह से कैसे उसको एप्लीकेशन करते हैं कैसे उसको अप्लाई करते हैं. तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ द राइज एडेप्टेशन मॉडल इन नर्सिंग प्रोसेस. उसका सेपरेट वीडियो अभी मैं ये वीडियो के बाद में उसको पोस्ट करने वाला. तो गाइज कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो. थैंक यू धन्यवाद.